जनया कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है, विविधा 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 विविधा। नमस्कार, आपका विविधा कार्यक्रम में स्वागत है। कहानी मन की उथल पुथल व उसकी अंतर्वेदना, छटपटाहट को प्रस्तुत करती है और कभी कभी उसका समाधान भी बतलाती है। मेरे इस विवरण से आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की प्रस्तुति है एक कहानी। कहानी का शीर्षक है हादसा। पर्यावरण के संबंध में उसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वक्तव्य देना था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पर्यावरण प्रबंधन में उपाधि लेकर जब 1 साल पहले वो स्वदेश लौटा, सरकार के पर्यावरण विभाग ने उसकी सेवाएं लेने के लिए कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन स्वयं कुछ करने के उद्देश्य से उसने सरकारी प्रस्तावों पर उदासीनता दिखाई। वो जानता है कि ऐसी किसी संस्था से बंधने से उसकी स्वतंत्रोन्मुख सोच और विकास बाधित होंगे। वो स्वयं को अपने देश तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बावजूद इसके कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ देश के लिए देना चाहता है। पार्किंग से गाड़ी निकालते समय पिता ने पूछा, अमी, उसका पूरा नाम अमित है, कब तक लौट आओगे? 2 घंटे का सेमिनार है बाबूजी, 9 तक बज ही जाएंगे। पिता चुप रहे, लेकिन वो सोचे बिना नहीं रह सका। अवश्य कोई बात है, वरना बाबूजी उसके आने के विषय में कभी नहीं पूछते। गेट से पहले गाड़ी रोक वह उतरा और कोई खास बात बाबूजी? पूछा। हाँ, बाबूजी मंद स्वर में बोले, मेरा मित्र अमृत है ना, उसकी बेटी की शादी है रोहिणी में। सेमिनार खत्म होते ही निकल आऊँगा, तुम परेशान मत होना, मैं ऑटो ले लूँगा, बाबूजी ने सकुचाते हुए कहा। कार्यक्रम 8 बजे समाप्त हो जाएगा, लोगों से बिना मिले निकल आऊँगा। यहाँ पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, आप ऑटो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मैं आ जाऊँगा। उसने पिता को बाय किया और गाड़ी स्टार्ट कर सड़क पर उतर गया। अमित जब हार्वर्ड पढ़ने गया था, माँ जीवित थी। पिता रेल मंत्रालय से निदेशक पद से अवकाश प्राप्त कर चुके थे। माँ बाप का वह इकलौता बेटा था। उन लोगों ने कभी अपनी इच्छाएं उस पर नहीं थोपी, लेकिन उसने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। हार्वर्ड जाने के 1 वर्ष बाद ही माँ का निधन हो गया। पिता अकेले रह गए। पटेल नगर के 300 वर्ग गज के उस मकान में नितांत एकाकी। उसने वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पिता ने पहली बार उसे सख्त आदेश सुनाया। मेरे लिए लौटने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे अमी? अपनी शिक्षा पूरी करो। कुछ देर तक चुप रहे बाबूजी, और वह सिर झुकाए उनके सामने बैठा रहा था। तब वो माँ के दसवें पर आया था। तुम्हें दूसरों से कुछ अलग करना है, अलग बनना चाहिए। मेरे लिए अगले 10 वर्षों तक तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी से अवकाश ग्रहण किया है, शरीर और मन से नहीं। तुम्हारी माँ थी तो अधिक बल था, लेकिन पिता फिर चुप हो गए थे, अतीत में खो से गए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो धीमे स्वर में फिर बोले, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे देश, समाज, देशांतर को लाभ पहुँचे। नौकरी सभी कर लेते हैं, लेकिन दुनिया उससे आगे भी है। अमित चुपचाप पिता की ओर देखता रहा था। पढ़ाई समाप्त कर लौटने के बाद पिता ने केवल एक बार पूछा, क्या करना चाहते हो? फिलहाल नौकरी नहीं, अपना कुछ करने के विषय में सोच रहा हूँ। अपना पर्यावरण संबंधी एक संस्था स्थापित करना चाहता हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद कुछ सोचते हुए पिता बोले, अच्छा विचार है। संस्था को लेकर उसने देश के पर्यावरणविदों से सलाह करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने पहले उसे अपने सेमिनारों में श्रोता के रूप में, फिर वक्ता के रूप में बुलाना प्रारंभ कर दिया था। सेमिनार
खत्म होते ही वो निकलने लगा। चाहता था कि कोई उसे देखे, टोके, रोके, उससे पहले ही वो गाड़ी में जा बैठे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो हॉल से बाहर निकला ही था कि सामने दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर मुरलीधरन टकरा गए। क्या खूब बोलते हो नौजवान, पकी दाढ़ी और सफ़ेद बालों में स्पष्ट वैज्ञानिक दिखने वाले मुरलीधरन बोले। डॉक्टर सुनीता नारायण को तुम जैसे युवकों से परामर्श लेना चाहिए। सर, वह बहुत विद्वान हैं, विश्व में उनकी पहचान है। मैं तो अभी यही ना कि अभी कम उम्र, कम अनुभवी हो। ठठा कर हंसे मुरलीधरन तो वह संकुचित हो उठा। दोनों देर तक चुप रहे। अंततः कुछ सोचकर, शायद यह भांप कर कि उसे चलने की जल्दी है, मुरलीधरन बोली, ओके यंग मैन, हम फिर मिलेंगे। जी सर। वो गाड़ी की ओर बढ़ा, ये सोचते हुए कि अनुभवी लोग चेहरे से ही अनुमान लगा लेते हैं कि कोई क्या सोच रहा है। वो सामान्य गति से गाड़ी चला रहा था, कभी तेज गाड़ी चलाता भी नहीं। वो दिल्ली की सड़कें और ट्रैफिक की अराजकता वह 45-50 तो कहीं कहीं 20-30 की गति से चला रहा था। तालकटोरा स्टेडियम के पास गोल चक्कर पर ट्रैफिक कुछ अधिक था। उसकी गाड़ी रेंग सी रही थी। तभी उसके बगल में हट्टा कट्टा लगभग 32 वर्ष के युवक ने अपनी पल्सर रोकी और चीखता हुआ बोला, गाड़ी चलानी नहीं आती? गाड़ी, मोटरसाइकिल को टक्कर मार देता अभी। वो भौचक था, क्योंकि उसकी जानकारी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। उसने धीमे और सधे स्वर में, जैसा कि उसका स्वभाव था, कहा, टक्कर लगी तो नहीं? वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाकर उसकी कार के आगे लगा दी। वो गोल चक्कर पार कर शंकर रोड चौराहे की ओर कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, उसने गाड़ी रोक दी। मोटरसाइकिल सवार युवक उसकी ओर झपटा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसे गाड़ी से बाहर खींचा और फुटपाथ की ओर घसीटने लगा। बात क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? विरोध करता हुआ वो उसकी मजबूत पकड़ के समक्ष अपने को असहाय पा रहा था। तेरी माँ की, बताता हूँ कि बात क्या है। मादर के कहता है कि लगी तो नहीं। युवक का झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ा गया, उसे चक्कर सा आ गया। जब तक वो संभलता, मोटरसाइकिल सवार का दूसरा तमाचा उसके दूसरे गाल पर पड़ा। पैदल चलने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई भी वाहन वाला नहीं रुका। भीड़ मूक दर्शक थी और मोटरसाइकिल सवार युवक दरिंदे की भांति उस पर लात घूंसे बरसा रहा था। लगभग अधमरा कर उसने उसे छोड़ दिया और फुटपाथ से नीचे कूद कर घूर कर उसे देखने लगा। अमित फुटपाथ पर पसरा हुआ था, निस्पंद। भीड़ में कुछ लोग अपनी राह चल पड़े थे, कुछ खड़े थे, लेकिन उनमें अभी भी साहस नहीं था कि वे अमित को उठा सकते, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार अभी वहीं खड़ा हुआ था, अमित को घूरता हुआ। लगभग 10 मिनट बाद उसने आंखें खोली और किसी प्रकार उठकर बैठा। बैठते ही उसका हाथ मोबाइल पर गया। उसका दिमाग, जो सुन्न था, अब काम करने लगा था। पिता को ये बताने के लिए कि पहुंचने में उसे कुछ देर हो जाएगी, वो उनका नंबर मिलाने लगा। उसे नंबर मिलाता देख मोटरसाइकिल सवार झपट कर फुटपाथ पर चढ़ा और उससे मोबाइल छीनते हुए उसके जबड़े पर मारकर चीखा, धी के, पुलिस को फ़ोन करता है, साले इतने से ही सबक ले, शुक्र मना के बच गया। उसने अमित का फ़ोन अपनी जेब के हवाले किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अमित के इर्द गिर्द खड़े लोगों को हिकारत से देखता हुआ तेज गति से शंकर रोड चौराहे की ओर मोटरसाइकिल दौड़ा ले गया। अमित फिर फुटपाथ पर लेट गया। भीड़ फुसफुसा रही थी, अस्पताल ले जाना चाहिए। कैसा दरिंदा था, रुई की तरह धुन डाला। पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, पुलिस के लफड़े में पड़ना ठीक नहीं। वह कोई गुंडा था। दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली गुंडों, बाइकर्स के आतंक में जी रही है और पुलिस असहाय है। भाई, पुलिस वालों के वे साले जो लगते हैं, हफ्ता पुजाते हैं, असहाय वसहाय कुछ नहीं है। जिसने हफ्ता नहीं दिया, हवालात उसके लिए। एक दूसरी आवाज़ थी, राम सेवक, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? किसी ने उसके
अपने साथी से पूछा। आती है। फिर हम दोनों इन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले चलते हैं, इन्हीं की गाड़ी में। अमित सभी को सुन रहा था। उसने आंखें खोली। 2 लोग उसके ऊपर झुके हुए थे, दूसरे कुछ हटकर खड़े थे। बाबू, हम आपको अस्पताल पहुंचा देते हैं। अमित चुप रहा। हाँ, आपकी ही गाड़ी से। धन्यवाद। अमित फुसफुसा कर बोला, आप लोग कष्ट न करें, मैं ठीक हूँ। राम सेवक और उसका साथी एक दूसरे के चेहरे देखते कुछ देर खड़े रहे, फिर बिरला मंदिर की ओर मुड़कर चले गए। दूसरों ने पहले ही जाना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 15 मिनट बाद अमित ने साहस बटोरा और उठ बैठा। सिर अभी भी चकरा रहा था। उसे चिंता हो रही थी। उसकी प्रतीक्षा करते बाबूजी। वो अपने को रोक नहीं पाया। आहिस्ता से फुटपाथ से नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और चल पड़ा। एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच पर पैर ढंग से नहीं पड़ रहे थे, फिर भी वो धीमी गति से गाड़ी चलाता रहा। राजेंद्र नगर के रेड लाइट तक पहुंचने में उसे काफ़ी समय लगा। चौराहा पार कर वो किसी पीसीओ से पिता को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो रेड लाइट के निकट पहुंचा, वहां का दृश्य देख उसे चक्कर सा आता अनुभव हुआ। रेड लाइट से कुछ पहले बाईं ओर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी और उससे कुछ दूर एक युवक के इर्द गिर्द खड़े कई लोग पुलिस को कोस रहे थे। उसने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की, उतरा। कुछ देर पहले अपने साथ हुआ हादसा उसके दिमाग में ताज़ा हो उठा, तो यह उस युवक का नया शिकार था। उसने सोचा और धीमी गति से आगे बढ़ा। चोट के कारण वो तेज नहीं चल पा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, शुक्र है कि गाड़ी इसके ऊपर से नहीं गुजरी। भीड़ में कोई कह रहा था, किस गाड़ी ने टक्कर मारी? कोई पूछ रहा था। ब्लू लाइन बस थी, मैंने देखा, मैं उस समय उधर पेशाब कर रहा था। कहने वाले ने हाथ उठाकर पेशाब करने की जगह की ओर इशारा किया। तेज आवाज हुई तो मैंने मुड़कर देखा। बोलने वाला क्षण भर के लिए रुका। बस ने टक्कर मारी भाईजान। मोटरसाइकिल इतनी तेज थी, इतनी रहा होगा ये 100 से ऊपर की स्पीड में। यही टकराया बस से और मोटरसाइकिल इधर और यह उधर बच गया, लेकिन चोट बहुत है। अमित आगे बढ़ा। कितनी देर हुई? उसने एक व्यक्ति से पूछा। यही कोई आध घंटा। और आप लोग खड़े इसे देख रहे हैं? पुलिस को किसी ने सूचित किया? वह यह कह तो गया, लेकिन तत्काल सोचा कि अपरिचित राहगीरों से उसे इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए था। अमित के प्रश्न पर मौन छा गया था। कुछ देर बाद किसी की बुदबुदाहट सुनाई दी। पीसीआर वैन यहीं खड़ी रहती है, आज नदारत है। पुलिस को फ़ोन करके कौन मुसीबत मोल ले? भीड़ में कोई और बुदबुदाया। अमित चुप रहा। वो घायल युवक के पास पहुंचा और उसे देख भौंचक रह गया। वो वही युवक था जिसने कुछ देर पहले अकारण ही बुरी तरह उसे पीटा था। मैं इसे अस्पताल पहुंचाऊं? अमित के मन में विचार पहुंचा। कदापि नहीं। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अमित, तुम्हें दूसरों से कुछ अलग करना है, अलग बनना है। ये पिता की आवाज़ थी। मैं उसे अस्पताल पहुंचाऊंगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पास में है। उसने निर्णय कर लिया और वहां एकत्रित लोगों से बोला, आप लोग इतनी सहायता करें कि इसे उठाकर मेरी गाड़ी में पीछे की सीट पर लिटा दें। इसे अस्पताल ले जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, एक व्यक्ति बोला। आप परेशान न हो, केवल गाड़ी में इसे लिटा दें बस। अस्पताल में जिस समय इमरजेंसी के सामने उसने गाड़ी रोकी, मोटरसाइकिल सवार को होश आ गया। उसे देख कर रहते हुए वो चीखा, तुम, और वो फिर बेहोश हो गया था। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। वह अपने सुझाव और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।